आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक लड़की की बहुत ही दर्द भरी कहानी है। चलिए कहानी को सुनते हैं। सेठ पुरुषोत्तम दास पुणे की संस्कृति पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा। लड़की ने जवाब दिया कि हमारा नाम रोहिणी है। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले कि तुम्हें कुछ इनाम मिला था। लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा कि तुम चले जाते हो तो मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ लेते चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम मेरे साथ कैसे चलोगी। तब रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, जहाँ तुम जाओगे मैं वहीं चलूँगी, मैं तुम्हारी बेटी होंगी। मदरसे के अफसर ने आगे बढ़कर कहा कि इसका बाप साल भर हुआ नहीं रह गया है, माँ कपड़े सीती है और बहुत मुश्किल से गुजर बसर होता है। सेठ जी के स्वभाव में करुणा बहुत ज़्यादा थी। यह सुनकर उनकी आंखें भर गईं। उस भोली प्रार्थना में वह दर्द था जो पत्थर से दिल को पिघला सकता था। किसी और यतीम को इससे ज़्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में न जाने क्या क्या अरमान होंगे और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर खिलाती होंगी। यह मेरे बाप ने दिया है, यह मेरे बाप के साथ मदरसे से आती होंगी, उसके साथ मेले में जाती होंगी और दिलचस्पियों का जिक्र करती होंगी। यह सब बातें सुन सुनकर वह भोली लड़की को भी ख्वाहिशें होती होंगी कि मेरा बाप होता तो माँ की मोहब्बत में गहराइयाँ और आकस्मिकता होती जिसे बच्चे समझ नहीं सकते। माँ की मोहब्बत में खुशी और चाव होता जिसे बच्चे सुख समझते हैं। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ चलो, तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। यह कहकर उन्होंने रोहिणी को अपने मोटर कार में बिठा लिया। रोहिणी ने बड़े इत्मीनान और गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी में चमक रही थी और चेहरा चांदनी रात की तरह खिला हुआ था। सेठ ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ उनकी पसंद से कुछ अपनी पसंद से चीज़ें खरीद कर दी। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते बहुत थक गई थी और खामोश हो गई थी। उसने इतनी चीज़ें देखी और इतनी बातें सुनी कि आज जी भर गया था। शाम होते होते रोहिणी के घर पहुंचे और मोटर कार से उतारकर रोहिणी को सब कुछ आराम से, दरवाज़ा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के घर कपड़े देने गई थी। रोहिणी ने अपने तोहफे को उल्टा पलटा शुरू किया। खूबसूरत रबर के खिलौने, चीनी की गुड़िया जरा दबाने से चू चू करने लगती और रोहिणी का प्यारा संगीत सुनकर फूली ना समाती। उसे चीज़ों के पाने की जितनी खुशी थी उससे ज़्यादा उसे अपनी सहेलियों को दिखाने की बेचैनी थी। सुंदरी के जूते अच्छे, लेकिन उनमें से जैसे फूल कहाँ हैं, ऐसी गुड़िया उसने कभी नहीं देखी हो। इन ख्यालों में उसके दिल में उमंग भर आई थी और वह अपनी मोहिनी आवाज़ में एक गीत गाने लगी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े थे, इस पवित्र दृश्य का हार्दिक आनंद उठा रहे थे। इतने में रोहिणी की माँ रुक्मिणी कपड़ों की एक पोटली लिए हुए आती दिखाई दी। रोहिणी ने खुशी से पागल होकर एक छलांग भरी और उसके पैरों से लिपट गई। रुक्मिणी का चेहरा पीला था, आंखों में हसरत और बेकसी छिपी हुई थी। गुप्त चिंता का संजीव चित्र मालूम होती थी, जिसके लिए जिंदगी में कोई सहारा नहीं था। मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा तो जरा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और जिंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल खिल गया। बोली, आज तू इतनी देर तक कहाँ रही? मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहिणी ने हुक्म कर कहा, मैं मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी, वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ। यह देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ की तरफ ताका और कर सिर झुका लिया। बरामदे में पहुंचते ही रोहिणी की माँ की गोद से उतरकर सेठ जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली कि क्यों, तुम मेरे बाप हो ना? सेठ जी ने उसे प्यार करते हुए कहा, हाँ, तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हारा बाप हूँ। रोहिणी ने उससे मुंह की तरफ याचना भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम रोज यहीं रहा करोगे? सेठ जी ने उसके बाल सुलझा कर कहा, मैं यहाँ रहूँगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी तुम्हें देखने के लिए आया करूँगा, लेकिन वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी भेजूँगा। रोहिणी कुछ उदास सी हो गई थी। इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाज़ा खोला और बड़ी फुर्ती से मैले बिछावन और फटे हुए कपड़े समेट कर कोने में डाल दिए, कहीं सेठ जी की निगाह उन पर न पड़ जाए। यह स्वाभिमान स्त्रियों की खास उनकी चीज़ है।
रुक्मिणी अब इस सोच में पड़ गई थी कि मैं उनकी क्या खातिर तवज्जो करूं। उसने सेठ जी का नाम सुना था। उनका पति हमेशा उनकी बड़ाई किया करता था। वह उनकी दया और उदारता की चर्चाएं अनेकों बार सुनी हुई थी। उन्हें अपने मन का देवता समझा करती थी। उसे क्या उम्मीद थी कि कभी उनका घर भी उनके कदमों से रोशन होगा, लेकिन आज जब वह शुभ दिन संयोग से आया तो वह इस काबिल भी नहीं थी कि उन्हें बैठने के लिए एक मोड़ा दे सके। घर में पान और इलायची भी नहीं था। वह अपने आंसुओं को किसी तरह रोक न सकी। आखिर जब अंधेरा हो गया और पास के ठाकुर द्वारे से घंटों और नगाड़ों की आवाज़ आने लगी तो उन्होंने जरा ऊंची आवाज़ में कहा, भाई जी अब मैं जाता हूँ, मुझे अभी यहाँ बहुत काम है। मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ़ ना हो। मुझे जब मौका मिलेगा मैं उसे देखने ज़रूर आया करूँगा। उसने पालने पोसने का काम मेरा है और मैं उसे बहुत खुशी से पूरा करूँगा। उसके लिए अब तुम कोई फ़िक्र मत करो। मैंने उसका वजीफ़ा बांध दिया है और वह उसकी पहली किस्त है। यह कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुक्मिणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखों में आंसू जारी थे। उसका जी बस चाहता था कि उसके पैरों को पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज़ उसके मन में आई थी। जब सेठ जी चले गए तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया। उनके हृदय की गहराइयों से प्रार्थना निकली, आपने एक बेबस पर दया की है। ईश्वर आपको सदा खुश रखे। दूसरे दिन रोहिणी पाठशाला गई तो उसकी बाकी सज धज आंखों में खूबी जाती थी। उस्तादिनियों ने उसे बारी बारी प्यार किया और उनकी सहेलियां उसकी एक एक चीज़ को आश्चर्य से देखती और ललचाती थीं। उन अच्छे कपड़ों में कुछ स्वाभिमान का अनुभव होता था। आज रोहिणी एक गरीब लड़की ना रही जो दूसरों की तरह विवश नेत्रों से देखती रहती। आज उसकी एक एक क्रिया से सस्वर्चित गर्व और चंचलता टपकती थी और उसकी जबान एकदम ये भी ना रुकती थी। कभी मोटर की तेज़ी का जिक्र करती तो कभी बाजार की दिलचस्पियों का बयान, कभी अपनी गुड़िया के कुशल मंगल की चर्चा थी और कभी अपने बाप की मोहब्बत की दास्तां। दिल था कि उमंगों से भरा हुआ था। 1 महीने बाद सेठ पुरुषोत्तम दास ने रोहिणी के लिए फिर तोहफे और रुपए रवाना किए। विधवा को उनकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिली। वह भी रोहिणी के साथ पाठशाला आती और दोनों माँ बेटियां एक ही दरवाजे के साथ साथ पढ़ती, लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहा। सेठ जी अब पूना की तरफ से निकलते तो रोहिणी को देखने जरूर आते और उनका आगमन उनकी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए महीनों का सामान इकट्ठा कर देते। इसी तरह कई साल गुजर गए थे और रोहिणी ने जवानी के सुहाने हरे भरे मैदान में पैर रख दिया था, जबकि बचपन की भोली भाली अदाओं में एक खास मतलब और इरादों का दखल हो जाता है। रोहिणी अब आंतरिक और बाह्य सुंदरता से अपनी पाठशाला की नाक थी। हाव भाव में आकर्षक गंभीरता, बातों में गीत का सा खिंचाव और गीत का सा आत्मिक रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आँखों में लाज संकोच, विचारों में पवित्रता कर घमंड और बनावट और चंचलता से मुक्त थी। वो उसमें एक एकाग्रता थी। ऊंचे इरादों में पैदा होती है सिंह स्त्रियोचित आकर्षक की मंजिलें वह धीरे धीरे तय करती चली जा रही थी। सेठ जी ने बड़े बेटे नरोत्तम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटी की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्होंने सम्मान का पद प्राप्त किया था। अमेरिका के अखबार एक हिंदुस्तानी नौजवान की एक शानदार कामयाबी पर चकित थे। उन्हीं का स्वागत करने के लिए बम्बई में एक बड़ा सा जलसा किया गया था। इस उत्सव में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला था। रोहिणी को सेठानी जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था। पाठशाला में हफ्तों तैयारियां हुई। रोहिणी को एकदम के लिए भी चैन न था। वह पहला मौका था कि उसने अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। रंगों के चुनाव में वह मिठास थी, काट छाट में वह फवन जिससे उनकी सुंदरता चमक उठी। सेठानी कौशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थीं। रोहिणी गाड़ी से उतरते ही अपने पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया कि जैसे वह उनकी ही बेटी हो। वह उसे बार बार देखती थी और आंखों से गर्व और प्रेम टपका पड़ता था। इस जलसे के लिए ठीक समुंदर के किनारे हरे भरे सुहावने मैदान में एक लंबा चौड़ा सामियाना लगाया गया
था। एक तरफ आदमियों का समुद्र उमड़ा हुआ था, दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उमड़ रही थी। गोया एक भी इस खुशी में शाकिर थी। जब उपस्थित लोगों में रोहिणी बाई के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यही तो वह लड़की थी जिसने अब की शास्त्री की परीक्षा पास की थी। जरा उसके दर्शन करने चाहिए। अब भी इस देश की स्त्रियों में ऐसे रतन मौजूद हैं। भोले भाले देश प्रेमियों में इस तरह की बातें होने लगी। शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने आकर रोहिणी को गले लगाया और आपस में उसके सौंदर्य और उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी। फिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास तशरीफ लाए। हालांकि एक बड़ा शिष्ट और गंभीर उत्सव था, लेकिन उस वक्त दर्शन की उत्कंठा पागलपन की हद तक जा पहुंची थी। एक भगदड़ सी मच गई। कुर्सियों की कतारें गड़बड़ हो गई थीं। कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ और कोई हाथों पर। कुछ मनचले लोगों ने शामियानों की रस्सियां पकड़ लीं और उन पर जा लटके। कई मिनट तक यही तूफान मचा रहा। कहीं कुर्सियां टूटी, कहीं उल्टी और कहीं किसी के ऊपर गिर गईं। कोई नीचे ज़्यादा तेज। लोगों में धौल थप्पा करने लगा। अब बीन की सुहानी आवाज़ें आने लगीं। रोहिणी ने अपनी कमंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे और उस समय वह सुरीली राग, उसकी कोमलता और स्वच्छता, उसकी प्रभावशाली मधुरता, उसकी उत्साह भरी वाणी दिलों पर एक नशा सा पैदा कर रही थी, जिससे प्रेम की लहरें उठती, जो दिल से बुराइयों को मिटाता और जिससे ज़िंदगी की हमेशा याद रहने वाली यादगार पैदा हो जाती। गीत बंद होने पर तारीफ की एक आवाज़ आई। वह कहीं ताने कोने में एक गूंज रही थी। गाने के बाद विभिन्न स्थानों की तरफ से अभिनंदन पेश हुआ। तब नरोत्तम दास लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके भाषण से लोगों को थोड़ी निराशा हुई। यों दोस्तों की मंडली में उनकी वृत्तांतता के आवेग और प्रवाह में कोई सीमा न थी, लेकिन सार्वजनिक सभा के सामने खड़े होने की शब्द और विचार दोनों ही उससे बेवफाई कर जाते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किल से धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और जब योग्यता की लज्जित स्वीकृति के साथ अपनी जगह पर बैठे, कितने ही लोग उनकी योग्यता पर ज्ञानियों की तरह सिर हिलाने लगे। अब जलसा खत्म होने का वक्त था। वह रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था, मेज पर रखा हुआ था। उसे हीरों के गले में कौन डाले? प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्तियों की ओर नज़र दौड़ाई। चुनने वाली आंख रोहिणी पर पड़ी और ठहर गई। उसकी छाती धड़कने लगी, लेकिन उत्साह में सभापति के आदेश का पालन आवश्यक था। वह सर झुकाए हुए मेज पर पास आई और कांपते हाथों से हार को उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हार डाल दिया। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को न जाने दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा है। तुम्हें यहाँ एक हफ्ता रहना होगा। फिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से अलगाव। रोहिणी को जवाब न दे सकी। यह सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया। 7वें दिन उसे विदा करने के लिए स्टेशन तक आ गई। चलते वक्त उसने गले मिली और बहुत कोशिश करने पर भी आंसुओं को न रोक सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उसकी तरफ सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मुझे यह तो ख्याल ही न रहा। रोहिणी क्या यहाँ से पूना तक अकेली जाएगी? क्या हर्ज है? तुम ही चले जाओ, शाम की गाड़ी से लौट आना। नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जो इन शब्दों से न छिप सकी। कहा, अच्छा, मैं ही चला जाऊंगा। इस फिक्र में थे कि देखे विदाई की बातचीत का मौका भी मिलता है या नहीं। अब वह खूब जी भरकर अपना दर्द दिल सुनाएगा और मुमकिन हुआ तो उस लाज, संकोच को और उदासीनता के पर्दे में छिपी हुई मिटा देगा। रुक्मिणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र पैदा हुई। पड़ोस की औरतों में इसकी चर्चा होने लगी थी। लड़की इतनी सयानी हो गई है, क्या अब बुढ़ापे में उसका ब्याह होगा? कई जगह से बात आई। उसमें से कुछ बड़े प्रतिष्ठित घराने के लोग थे, लेकिन जब रुक्मिणी उन पैमानों को सेठ जी के पास भेजती तो यही जवाब देती कि मैं खुद फिक्र में हूँ। रुक्मिणी को उनकी यह टालमटोल मालूम होती थी। रोहिणी को मुंबई से लौटे महीना भर हो चुका था। एक दिन वह पाठशाला से लौटी तो उसे अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब मैंने तुम्हारी लड़की को मुंबई में देखा तो मैं उस पर रिझ गया हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मेरा भाग्य होगा कि वह मेरी बहू बन सके? मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने सेठ जी को राजी कर लिया है। तुम भी मेरी यह विनती कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज पर ना सुला सकूं, लेकिन
इस घर का एक एक आदमी उसे आँखों की पुतली बनाकर अवश्य रखेगा। अब रहा लड़का, माँ ने मुँह से लड़के का बखान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन यह कह सकती है कि परमात्मा ने यह जोड़ी अपने हाथों से बनाई थी। सूरत में, स्वभाव में, विद्या में, हर दृष्टि में वह रोहिणी के योग्य था। तुम जैसे चाहो अपना इत्मीनान कर सकती हो। जवाब जल्द देना और ज़्यादा क्या लिखूं। नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने उस पैगाम की सिफारिश की थी। रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। उनकी वह प्रेम की बातें जिसका सिलसिला बम्बई से पुणे तक नहीं टूटा था, कानों में गूंजने लगा था। उसने एक ठंडी सांस ली और उदास चारपाई पर लेट गई। सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई के दृश्य दिखाई दे रहे थे। आज रोहिणी की शादी का शुभ दिन था। शाम का वक्त, बसंत का सुहाना मौसम। पाठशाला के दारों दीवार मुस्कुरा रहे थे और हरा भरा बगीचा फूला नहीं समा रहा था। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूरब की तरफ से निकला हुआ था। उसी वक्त मंगल चरण का सुहाना राग उस रूपहली चांदनी और हल्के हल्के हवा के झोंके में लहरें मारने लगे थे। दूल्हा आया। उसे देखते ही लोग हैरत में आ गए। यह नरोत्तम दास थे। दूल्हा मंडप से नीचे गया। रोहिणी की माँ अपने को रोक न सकी। उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैरों में गिर पड़ी। रोहिणी की आंखों में प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे थे। मंडप के नीचे हवन कुंड बना हुआ था। हवन शुरू हुआ। खुशबू की लपटें हवा में उठी और सारा मैदान महक गया। लोगों के दिलो दिमाग में ताजगी की उमंग थी। फिर संस्कार की बारी आई। दूल्हा और दुल्हन के आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी और वफादारी के पवित्र शब्द अपनी ज़बानों से कहे। विवाह की एक मुबारक जंजीर गले में पड़ी थी, जिसमें वजन है, शक्ति, पाबंदी है, लेकिन वजन के साथ सुख और पाबंदियों के साथ विश्वास है। दोनों दिलों में उस वक्त एक नई बलवान आत्मिक शक्ति की अनुभूति हो रही थी। जब शादी की रस्में ख़त्म हो गई तो नाचे गाने की मजलिस का दौर आया। मोहक गीत गूंजने लगे। सेठ जी थक कर चूर हो गए थे। जरा दम लेने के लिए बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा करने वाली शांति चारों तरफ छाई हुई थी। उसी वक्त रोहिणी उसके पास आई और उनके पैरों पर लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया कर बोले कि अब तो तुम मेरी बेटी ही हो ना।